सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। देखो, आज से जून जुलाई अगस्त में होने वाले जो इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम है उसका टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसमें अभी जो आप लोग का क्लास चलेगा ये इलेक्ट्रीशियन का चलेगा। इसके बाद जनरल साइंस का क्लास चलेगा और उसके बाद फिर रीजनिंग, मैथ्स और फीटर डीजल मैकेनिक वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका सबसे लास्ट में 11 से 12 चलेगा। मतलब कि जो कंप्लीट टारगेट में है उनका क्लास चलेगा इलेक्ट्रीशियन वाले का 7 से 11, फीटर वाले का 8 से 12। आज सबसे पहला क्लास है और बेसिक बात तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपके दिमाग में एलपी का परीक्षा का तैयारी का बात है तो 35% क्वालिफाइंग है। और 35% क्वालिफाइंग जो होता है इसका मतलब होता है कि 75 का 35% लगभग 26-27 नंबर के आसपास होता है। 27+1 के चलिए 26 पॉइंट समथिंग आता है, तो 27 नंबर आपको लाना है सिर्फ। सीबीटी 2 में इसका जब मेरिट बनता है, घर से सो के आना, मतलब यहाँ बैठ करके मुंह फाड़ेगा तो काम दिक्कत हो जाएगा ना, नींद आ रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं, नींद आता है थोड़ा थोड़ा, तो अगर वैसा नींद अगर आएगा तो पहले सो करके आना। सुबह वाला क्लास है और प्रयास करना, हम तो टाइम ही से आए थे, तो ही लोग लेट था, लेकिन 7:10 7:15 तक में क्लास स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो समय सीबीटी इलेक्ट्रीशियन के पेपर के लिए सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत इन हरी या इन रश हैं। और ये पेपर में जब तक क्वालिफाई आप नहीं कीजिएगा तब तक आपका सीबीटी 2 का पेपर 1 कितना भी अच्छा चला जाए कॉपी चेक होगा ही नहीं। इसको क्वालिफाई करिए, उसके बाद ही आपका सीबीटी 2 के पेपर ए पर मेरिट बनेगा। अगर इसको फेल कर गए और पेपर ए में कितना भी अच्छा नंबर आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसको क्वालिफाइंग नेचर का ना समझते हुए कंपलसरी नेचर का समझना ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको क्वालिफाइंग नेचर का समझ लेते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा गलती करते हैं। आपको लगता है कैजुअल ले लेते हैं, आप इसको कंपलसरी समझिए। क्योंकि जब तक इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे हमारा पेपर ए का कॉपी चेक होना ही नहीं, पेपर ए का मेरिट बनना ही नहीं। हम लोग का टारगेट ये 26-27 नंबर न रह करके अप्रोक्सीमेट टारगेट 50 के आसपास रहेगा। मतलब जस्ट हम डबल लेकर के चल रहे हैं कि कितना भी अगर लेवल हार्ड सेट कर दे, क्वेश्चन भारी कर दे, ऐसे बहुत भारी नहीं करता है। क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी के लड़के बैठते हैं, एक बीटेक वाले, एक डिप्लोमा वाले और एक आईटीआई वाले। क्वेश्चन का लेवल आईटीआई पर ही रहता है, इसलिए बीटेक और डिप्लोमा वाले से घबराने का जरूरत नहीं है। क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिलेबस जो होगा वो आईटीआई वाला ही होगा, जो डीजीटी का सिलेबस होता है उस सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। और रेलवे के एग्जाम का तैयारी का सबसे अच्छा बात होता है कि रेलवे सिलेबस से कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसका सबसे अच्छा चीज है जो हमको सबसे ज्यादा इसमें पसंद आता है। तो जो बच्चा फोकस्ड है, जिसको ये पता है कि हमको यहां से ये चीजें अच्छी पढ़नी है, और अगर वह उन चीजों को अच्छे से पढ़ लेता है तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट हो जाता है। 2 बातें हैं, कहां से पढ़ना है यानी क्या पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है। आप बस इतना सोच लीजिए और इतना कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आज इसी के क्रम में हम लोग जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कि इलेक्ट्रीशियन का क्लास 1 पेपर 1 ने क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, देखो चैप्टर बहुत सारा है, चैप्टर का कमी नहीं है।
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आईटीआई में जो सिलेबस है वही सिलेबस है, लेकिन इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो इसका सबसे पहला चैप्टर या जो सबसे बेसिक चैप्टर होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आज उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का क्लास यहीं से स्टार्ट होगा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको बेसिक बेसिक बातें जाननी है, एकदम सिंपल सिंपल सा चीज। और यहां से याद रखिएगा, इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, कंफर्म है, आपको लिखना नहीं है, नोट्स आपको मिलेगा, अगले क्लास में जब आइएगा नोट्स मिल जाएगा। आज हम घर में पढ़ने के लिए आपको नोट्स टेलीग्राम पे डाल देंगे। मोबाइल तो आप सब लोग चलाते हैं, टेलीग्राम चैनल सबके पास होगा प्रगति पथ का, टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है, और आज इसका क्लास 1 है। देखो, अगर आप ढंग से तैयारी में लग जाइएगा तो मुश्किल तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा नहीं होगा। अगर आप मन में सोच लेंगे, इरादा अगर मजबूत कर लेंगे और अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिएगा तो आप सफल हो सकते हैं और हो जाएंगे। जो कर सकता है वही करेगा, तो आपको अपना पूरा एफर्ट लगा देना है। आ जाइए, बेसिक बेसिक बात पहले कर लेते हैं। आज के क्लास में बेसिक बेसिक ही चीज का चर्चा होगा। सबसे पहले आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो सबसे सिंपल बात याद रखना, किसी भी वस्तु का एक गुण है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट का मतलब होता है सेल्फ प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्राकृतिक गुण आप कह सकते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने पर इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव जिस गुण के कारण करता है, उस गुण को द्रव्यमान कहते हैं। अगर आपसे कोई द्रव्यमान का परिभाषा पूछ दे तो क्या जवाब देते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। उसी प्रकार अगर कोई आपसे आवेश का परिभाषा पूछ दे तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, यानी चार्ज किसी वस्तु का वह गुण होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है। सिंपल सा चार्ज का परिभाषा है, जिस गुण के कारण विद्युत बल का अनुभव करेगा उसी गुण को चार्ज कहेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश कैसी राशि है, यह सब तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आप जान जाएं तो अच्छा बात है। आवेश एक अदिश राशि होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी होता है। जब हम किसी वस्तु का चार्ज बताते हैं तो उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का, उसके दिशा को बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आवेश अदिश राशि है। एसआई मात्रक इसका कूलम है, जिसके लिए संकेत बड़ा सी यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका सीजीएस मात्रक भी याद रखना है, ये स्टैट कूलम या इसी को ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। तो सीजीएस मात्रक के रूप में आप स्टैट कूलम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज याद रखिए। और अगर एक कूलम और ईएसयू में रिलेशन पूछ दे तो एक कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू होता है। चार्ज के बारे में बेसिक बेसिक बात, जिस गुण के कारण विद्युत बल का अनुभव हो उसको चार्ज कहेंगे। अदिश राशि है, एसआई मात्रक कूलम है, सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम या ईएसयू है, और एक कूलम का मान कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 9 ईएसयू। अच्छा, एक और बात देखो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, और आप सब लोग उसी के हैं। दिमाग में सेट कर लीजिए, हमको 1 घंटा रोज घर में ट्रेड पढ़ना है, नंबर 1 बात। और दूसरा, सर जितना पढ़ाएंगे यानी हम जितना पढ़ाएंगे और जितना क्वेश्चन करवाएंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, नंबर 2 बात। दुइये को बात सेट करना है कि रोज घर में 1 घंटा ट्रेड पढ़ना है, और जितना हम पढ़ाएंगे और जितना क्वेश्चन कराएंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, बहुत ज्यादा किताब रख लेना, कॉपी रख लेना, क्वेश्चन बना लेना, ये सब रिजल्ट प्राप्त करने का उपाय नहीं है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी के दिमाग में इतना संशय चल रहा है, इतना कंफ्यूजन है, इतना डाउट है, सीबीटी 1 करें, सीबीटी 2 करें, है ना, आलू बैगन का सब्जी खाएं कि आलू गोभी का सब्जी खाएं कि खली गोभी खा लें कि क्या कर लें,
उसको बेचारा इतना कंफ्यूजन में है वो कि वो सही से डिसाइड नहीं कर पा रहा। सबसे पहले पहला काम करिए, फॉर्म भरिए, सबसे पहला काम, और दिमाग को स्टेबल करिए। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरे, दिमाग हाईली अनस्टेबल है। कहां से भरे कि रिजल्ट हो जाए? भरने के बाद आप सोचो कि कैसे पढ़े कि इसमें रिजल्ट हो जाए। कहां से भरे ये तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि एक विद्यार्थी का तुम सोच जान सकते हो, 5 विद्यार्थी का सोच जान सकते हो। फॉर्म भरने वालों की संख्या 5 से कहीं ज्यादा है, उसकी सोच कैसे जानोगे? कितना लोग तो इस इंतजार में है कि सबको भरने देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, और लास्ट आवर में मामला लटकेगा। क्योंकि अब कितना लोग ये भी दिमाग में लगाया हुआ है कि कब हो सकता है डेट बढ़ा दे, मामला फंसेगा दोस्त। नंबर एक बात। दूसरा, 80% फोकस करो सीबीटी 1 पर। आज के डेट में कोई ये 100% कंफर्म नहीं कर सकता सर मेरा सीबीटी 1 में रिजल्ट हो जाएगा। आप में से कोई भी नहीं कह सकता 100% इस बात को कि पूरे दावे के साथ हाँ यही सीट का संख्या 60,000 रहता तो सीना ठोक के बोलता, नहीं होगा। हाँ? ऐसा होता है का? लेकिन अभी के डेट में कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितना परसेंट कट ऑफ जाएगा। और हम आपको यह भी नहीं कहते हैं कि 2-4 महीना में हम आपको 70-72 बनवा देंगे, मेरे बस का चीज नहीं भाई कि आप 72 बनाने लगिएगा, आपको 74 आ जाएगा, आपको 75 में 75 आ जाएगा। हम सुपरमैन नहीं है, जनरल आदमी है, और जनरल कंपटीशन के बच्चा को पढ़ाते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजों का बच्चे कितने परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं ये भी हमको पता है। इसलिए बोलने में बहुत अच्छा लगेगा कि 4 महीना में हम पढ़ा के तुमको 72 बनवा देंगे, ला देंगे। तो जो बच्चा आज के डेट में जिसका अपना रिजल्ट 20-25 के नीचे है, और अगर उसको कोई यह दावा कर दे कि हम आपको 70-72 करवा देंगे, तो इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा उसके पास मैजिक है, जादू है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप लो है, एवरेज होंगे, एवरेज है, अच्छे होंगे, ये होगा। 0 से 40 लाने में कम मेहनत, जितना मेहनत करना पड़ता है 40 से 50 लाने में उतना ही मेहनत करना पड़ता है। इस बात को याद रखिए, 0 से 40 का एफर्ट और 40 से 50 का एफर्ट बराबर होता है। तो ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो सबसे पहला काम कीजिए, 70% 80% टाइम सीबीटी 1 पर फोकस कीजिए। सीबीटी 1 का तैयारी करने के बाद मैथ्स और रीजनिंग सीबीटी 2 का भी हो गया। बचा क्या? ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो तुम लोग को लगता है बहुत खतरनाक चीज है। अरे दोस्त मेरे, कुछ नहीं है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, कुल मिला के 10 चैप्टर है। बोलो तो मुंह से अभी याद करके बता देते हैं, बोल दे। सबसे पहला सुनो, यूनिट एंड मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, वर्क एनर्जी एंड पावर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर तुमको पीटी में भी पढ़ना है। आजा, 5वां चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हर ट्रेड वाले बच्चे को पढ़ना है और कॉमन पढ़ना है। 5 चैप्टर खत्म, 3 स्पेशल चैप्टर आ जाओ। ठीक है, कौन कौन सा? 1 चैप्टर और हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। इसके बाद 1 चैप्टर आ जाओ तुम्हारा सिंपल मशीन्स एंड लीवर। ठीक है, इसके बाद है आईटी लिटरेसी वाला, और एक एनवायरमेंट वाला चैप्टर खत्म हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग साथ में शामिल कर ले, इतना ही सिलेबस है। और सबको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बहुत खतरनाक लग रहा है, बोलो ड्राइंग है, बचपन में बनाए थे आदमी बन गया था गधा, अभी तो ड्राइंग आ गया, कैसे होगा? तो बचपन में चित्रकला तो किए नहीं थे। स्कूल में ड्राइंग का पीरियड था तो ट्रेन बोलता था चलाने के लिए कि ट्रेन बनाओ, तो हम लोग पटरी बना करके छोड़ देते थे। टीचर बोला ट्रेन कहाँ गया? बोले ट्रेन गुजर गया, हो गया खत्म। तो बेचारा इतना टेंशन में है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा। अरे हम बोले कि 24 घंटा पढ़ा देंगे सीबीटी 2 खत्म, 24 घंटा का क्लास है। और एक दिन में अगर 24 घंटा पढ़ा दे बिना तुमको सुताए और बिना खुद सुते, जो कि संभव है, जो कि संभव है, ऐसा नहीं है। अरे हम ऑनलाइन में रहेंगे, तू ऑफलाइन में, ऑनलाइन में रहेगा, तू अपना घर में, हम अपना घर में, है ना?
नाश्ता करते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। 24 घंटा तो आदमी जग सकता है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा नहीं जग सकता। हम लोग बहुत बार जगते हैं 24 घंटा। 24 घंटा का सिलेबस है, बच्चा उसके लिए परेशान है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, लग रहा है कि बड़का इंजीनियर बन के आया है। अरे कुछ नहीं है उस सिलेबस। तुम लोगों को बता दे कुछ, हकीकत में इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ट्रेड का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आईटीआई का कॉमन सिलेबस है। वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एक किताब तुम लोग खरीदा होगा, वही चैप्टर है सारा, देख लेना, मिलाक ना कभी। बच्चा को लग रहा है इंजीनियरिंग नाम जुड़ा है ना, तो लगता है सर इंजीनियरिंग वाला पढ़ाई है, हाँ इंजीनियरिंग वाला है। अरे कुछ इंजीनियरिंग वाला नहीं है, इंजीनियरिंग वाला क्या रहेगा। आईटीआई का सिलेबस है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला। अब हम लोग उसके लिए परेशान है, हम लोग को परेशान होना है सीबीटी 1 के लिए। अच्छा, अगर आप लोग और इसमें भी और अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंस लाएंगे तुम लोग में, अभी और कॉन्फिडेंस लाना है तो मेरे साथ शनिवार को सुबह में 9 बजे जुड़ो, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, एएलपी सेमिनार में। हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक पूरा पेपर तुम लोग को सॉल्व करवा देंगे। तुम पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन का लेवल तुमको समझ में आएगा, कितना हमको क्या चीज पढ़ना है ये समझ में आ जाएगा। और इसके लिए तुम देखेगा कि 24 घंटा का भी समय मेरे लिए बहुत है। इसीलिए उसके लिए अभी परेशान होने का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अभी अगर फोकस करने का जरूरत है तो वो है सीबीटी 1 पर। एकदम सिंपल सा बात याद रखो, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा सिलेबस इसी का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कुल मिलाकर के 33 चैप्टर है इसमें। उसका तो 10 गो है, इसका 33 गो है। ये ज्यादा टफ है। अब इसीलिए आप लोग पहले एक बार देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या होता है सीबीटी 2 का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक क्लास हम लेंगे शनिवार को सुबह में 9 बजे। ऑफलाइन आना होगा ऑफलाइन आना, ऑनलाइन आना होगा ऑनलाइन आना। सेवा शुल्क कुछ भी नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आपको जैसे आना है, जिसको लेकर के आना है, जिसको आपके दोस्त वगैरह को अगर डर भी लग रहा हो कि लगता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज है, उसको भी आप ले आइए, देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग जिस चीज को, पहला जो हर्डल है, पहला जो बैरियर है, पहला जो रुकावट है, उसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ आगे पढ़ते हैं, भाषण तो भी चलता रहेगा। ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला, थोड़ा और बड़ा कर लो, ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर तुमसे पूछे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा आवेश क्या हो सकता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो बताना इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऐसा नहीं है कि इससे छोटा आवेश नहीं है, जैसे क्वार्क है, क्वार्क का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2/3 होता है। लेकिन सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है वह होता है किसका आवेश, बोलो, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ब्रह्मांड में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। दिमाग में सेट हो गया, आगे आ जाओ। कहता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, इसका कारण जानो। क्योंकि परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों की संख्या बराबर होती है। और जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चा, उतना ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, याद रखना। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और यही कारण है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं, उदासीन। तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब देखो, वस्तु इलेक्ट्रॉन के त्याग से धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाते हैं। अब देखो कि अगर कोई वस्तु धन आवेशित हुई है, अगर हमको किसी वस्तु को धन आवेशित करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा।
और अगर कोई वस्तु को ऋण आवेशित करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा। यानी सरल भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। बोलो बात समझ में आया क्या? वस्तु इलेक्ट्रॉन के त्याग से धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशित हो जाता है। किसी वस्तु का आवेश कितना हुआ वह निकलेगा इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को याद रखना, Q बराबर NE। N हो गया त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और E हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो किसी भी वस्तु ने का में कितना आवेश आया, जैसे मान लो कि अगर किसी वस्तु ने 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर कितना आवेश आया, तो 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो N का मान कितना लिखेंगे 5 और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। देखो न्यूमेरिकल को बनाते समय इलेक्ट्रॉन का चार्ज को लिखने का जरूरत नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि अरे माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की विपरीत प्रकृति दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस जो हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रकृति है वह प्रोटॉन के क्या है, विपरीत है। बस इतना ही मतलब होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो कितना हो जाएगा 5 गुने 1.6 8.0 गुने 10 का पावर -19 कूलम। बस इतना चार्ज आ गया। अगर ये त्याग किया है तो इतना आ गया और अगर ग्रहण किया है तो इतना आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया क्या? तो किसी भी वस्तु में उत्पन्न आवेश। अब तुमसे इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ दे या अगर मान लो किसी वस्तु में 1 माइक्रो कूलम का आवेश है तो बताओ इसने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया या ग्रहण किया। 1 माइक्रो कूलम का आवेश है तो ये Q हो गया ना, और Q बराबर क्या होता है NE। तो N निकालना है तो Q बाई E। 1 माइक्रो कूलम मतलब 1 गुना 10 का पावर -6 कूलम और N की वैल्यू 1.6 गुना 10 का पावर -19। बस हो गया। सॉल्व करना तो आता है, सॉल्व करने के लिए हम कोई थोड़ी ना, वो तो तुम लोग खुद से कर सकता है। बोलो बात समझ में आया क्या? तो किसी भी वस्तु में कितना आवेश उत्पन्न हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने से कितना आवेश उत्पन्न होगा, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर NE। अगला बात हो, अगला बात है हम लोग का विद्युत धारा किसको कहते हैं। हम बिल्कुल सिंपल बात बता रहे हैं और लेकिन एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा। याद रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से कंफर्म है और अगर तुम्हारा किस्मत बढ़िया रहा तो 2-3 क्वेश्चन। किस्मत का होता है एग्जाम का बात कि आपका किस्मत कैसा है। अगर किस्मत बढ़िया है तो फिर 2-3 क्वेश्चन भी हो सकता है। अब देखो लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहो इस चैप्टर से। अब आ जाइए इसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है विद्युत धारा? आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो मान लो कि ये एक चालक है और इस चालक से मान लो t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। कितना आवेश? Q। तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा Q बाई T। यानी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरह से स्लैश डाल के इसको ऐसे आपको समझना है I बराबर Q बाई T। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा Q बराबर क्या होता है NE, तो I बराबर क्या हो गया NE बाई T। बोलो बात समझ में आया? यानी कि आज टोटल कितने फॉर्मूला हो गए? 2। एक फॉर्मूला हो गया Q बराबर NE, दूसरा हो गया I बराबर Q बाई T और इसी को NE बाई T भी कह सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक तो सबको पता है एम्पियर, और अगर कभी यह पूछ दे कि विद्युत धारा कैसी राशि है तो इसको बताना है अदिश राशि है। बताओ तो अभी आवेश कैसा राशि था? अदिश। और विद्युत धारा भी कैसी राशि है? अदिश राशि। बोलो बात समझ में आया क्या? 1 एम्पियर का मतलब होता है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यानी अगर 1 सेकंड में इस चालक से यानी यहां से 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो हम कहेंगे इससे गुजरने वाले करंट का मान कितना है? 1 एम्पियर। बोला कैसे आया सर? तो यहां से आया I बराबर NE बाई T। I का मान 1 एम्पियर, N का मान निकाल लो। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 का पावर -19 और T का मान 1। तो N बराबर 1 बटे 1.6 गुना 10 का पावर -19। सॉल्व करोगे तो 0.625 गुना 10 का पावर 19 और ये हो जाएगा 6.25 गुने 10 का पावर 18। बोलो बात समझ में आया क्या? न्यूमेरिकल इससे समझ में आ गया कैसे पूछेगा? अब आ जाओ
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है तो हम कहेंगे उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान कितना है, 1 एम्पियर है। आगे आओ। विद्युत धारा की अगर पूछे कि गति कितनी होती है तो बताएंगे विद्युत धारा की गति प्रकाश की गति के क्या होती है, बराबर। ये याद रखना, विद्युत धारा की गति बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-4 को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। विद्युत धारा का प्रवाह चालक में या विद्युत धारा की गति स्पीड क्या ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये होता है प्रकाश की गति के बराबर, यानी प्रकाश के वेग के बराबर। और प्रकाश का वेग तो सबको पता है कितना होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये लेकिन चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो तो इलेक्ट्रॉन की गति से होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। यानी अगर ये मान लो तांबा का तार है ना, तो इस तांबे के तार में इलेक्ट्रॉन जो गति से यानी जिस चाल से गति कर रहा होगा वह चाल है 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड, या आप इसको मीटर पर सेकंड में बोलोगे तो 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चालक में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना और विद्युत धारा का वेग कितना होता है। आ जाओ। वोल्टेज के प्रभाव से चालकों में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहते हैं। जैसे देखो, ये मान लो कि एक तांबा का तार है, तो इस बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन इसमें जो गति कर रहा है वो रैंडम गति कर रहा है। रैंडम का मतलब कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ दाएं, कुछ बाएं, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, मतलब इस टाइप से रैंडम गति कर रहा है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसके सिरों पर वोल्टेज आरोपित करते हैं। वोल्टेज आरोपित कैसे करते हैं, एक सिरा को बैटरी के प्लस से और दूसरे सिरा को बैटरी के माइनस से, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करने लगता है और विद्युत धारा वोल्टेज अप्लाई करने पर चालक में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है, वोल्टेज अप्लाई करने पर चालक में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उस वेग को कौन सा वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। और यही अपवाह वेग था, कितना, 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड या 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना। बोल रहे हैं कि वोल्टेज अप्लाई करने पर चालक में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करे उस वेग को कौन सा वेग कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, 10 का पावर -4 मीटर पर सेकंड। चलो आ जाओ। अब देखो 2-3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट। चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, मान लो कि ये तुम्हारा एक चालक है, एल्यूमिनियम का तार है, इसको हम बैटरी के प्लस से जोड़े और इस सिरा को बैटरी के माइनस से जोड़े। कहता है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा सेल के धन सिरा से ऋण सिरा की ओर, यानी सेल के प्लस से किधर की ओर, माइनस की ओर। लेकिन चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा सेल से के ऋण सिरा से धन सिरा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, विपरीत। यानी करंट चलेगा प्लस से माइनस और इलेक्ट्रॉन चलेगा माइनस से प्लस। तो आप कह सकते हो ना कि करंट के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के क्या मानी गई, विपरीत मानी गई है। बोलो बात समझ में आया क्या, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी गई है। आ जाओ। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी गई है। अब देखो तुम्हारे पास 2 टर्म है छोटा छोटा, एक है विद्युत वाहक बल और एक है विभवांतर। इस दोनों में अंतर समझ लो और इसके बाद इस दोनों में संबंध समझ लो। एक है विद्युत वाहक बल जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और दूसरा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक सेल है, सेल समझते हो ना,
बैटरी तो इसका समूह होता है ना, सेल है। मेरे पास मान लो कि एक सेल है और ये सेल का प्लस सिरा है और ये सेल का माइनस सिरा है। इस सेल का ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अब मान लो कि हमारे पास ये एक चालक है, ठीक है, इस चालक, ये मान लेते हैं एक चालक है, प्रतिरोध, ठीक है, और इसका हम एक सिरा को बैटरी के प्लस से जोड़ दिए और एक सिरा को बैटरी के माइनस से जोड़ दिए। एक कूलम्ब चार्ज को, ध्यान से सुनना, पूरे विद्युत परिपथ में, पूरा विद्युत परिपथ का मतलब समझते हो, यहां से स्टार्ट होते हुए, यहां से स्टार्ट होते हुए, यहां से स्टार्ट होते हुए, यहां से स्टार्ट होते हुए यहां तक, ये पूरा विद्युत परिपथ हुआ, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। एक कूलम्ब आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल जो ऊर्जा देता है, वह सेल का ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है यूनिट? वोल्ट। बोलो, बात समझ में आया क्या? एक कूलम्ब आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में, पूरे विद्युत परिपथ का मतलब सेल के बाहर और सेल के अंदर, यहां से यहां तक हो गया सेल के बाहर और यहां से यहां तक हो गया सेल के अंदर, जो एनर्जी सेल प्रोवाइड करेगा वो सेल का ईएमएफ कहलाएगा। देखो, एकांक धन आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा सेल का ईएमएफ कहलाता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? बोलो, वोल्ट। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? दूसरा होता है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहां से यहां तक, यानी केवल बाहरी परिपथ में, केवल बाहरी परिपथ में एनर्जी जो चाहिए, या एनर्जी एक कूलम्ब आवेश को सेल देता है, उसको विभवांतर कहते हैं। तो ज्यादा कौन हुआ? ईएमएफ ज्यादा हुआ कि विभवांतर ज्यादा हुआ? ईएमएफ ज्यादा हुआ। क्या कहता है? एकांक धन आवेश को बाहरी विद्युत परिपथ में, ये हो गया यहां से यहां तक हो गया बाहरी, और ये हो गया यहां से यहां तक अंदरूनी। तो एकांक धन आवेश को बाहरी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा सेल का विभवांतर कहलाता है, और इसका भी एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट। यानी ईएमएफ का और विभवांतर का, दोनों का एसआई मात्रा क्या होगा? वोल्ट। देखो, अगर सेल का विभवांतर मान लो, सेल का ईएमएफ मान लो ई है और विभवांतर है भी, तो अब ई और वी में रिलेशन निकालना है, तो याद रखना ई बराबर होता है वी, अब माइनस क्या होता है, सॉरी उल्टा हो गया, वी बराबर होता है ई, अब माइनस क्या होता है? आई आर। अच्छा, यहां नीचे है, देखो ईएमएफ और विभवांतर में संबंध, और ये होता है वी बराबर ई माइनस आई आर। ई क्या हो गया? सेल का ईएमएफ, वी क्या हो गया? सेल का विभवांतर, और आर क्या हो गया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बताओ टोटल कितना फॉर्मूला हो गया? 3। टोटल कितना फॉर्मूला हो गया? 3 हो गया ना। एक हो गया Q बराबर एन, एक हो गया I बराबर Q बाई टी, और एक हो गया ई वी बराबर ई माइनस आई आर। अब कैसे आएगा इसका न्यूमेरिकल, ये बताते। क्वेश्चन तो हम कराएंगे, अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताते चल जाते हैं। जैसे मान लो कि एक सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध दे दिया तुमको 0 मान लो 1 ओम। कितना दे दिया? 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, और सेल का ईएमएफ दे दिया तुमको 2.0 वोल्ट। ठीक है, इसको जिस चालक से जोड़ा उसका प्रतिरोध है, सपोज कर लीजिए उसका प्रतिरोध है मान लीजिए 0.9 ओम, और पूछा तुमसे कि सेल का बताइए कि सेल का तुम्हारा क्या बोले विभवांतर कितना है, सेल का विभवांतर कितना है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा। यानी तुमको निकालने क्या बोला? V का वैल्यू। ये जो 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये E का वैल्यू दिया हुआ है, ये R है और ये R है। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट कितना प्रवाह होगा, क्योंकि V निकालने के लिए V बराबर E माइनस आई आर, तो हमको सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए? करंट का। तो करंट कैसे निकालेंगे? I बराबर, सेल ने टोटल ईएमएफ कितना दिया था? E, और टोटल प्रतिरोध सर्किट का कितना है? देखो तो 0.9 और 0.1 यानी कितना? 1 ओम। अरे होगा। और सेल का ईएमएफ का वैल्यू कितना था?
अरे ईएमएफ का वैल्यू कितना था 2, इसका मतलब कि करंट की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम्पियर। ईएमएफ कितना था बोलो 2 वोल्ट माइनस 1, आई का वैल्यू कितना 2 और आंतरिक प्रतिरोध कितना 0.1, 2 में 0.2 घटा दो कितना हो जाएगा 1.8 वोल्ट। विभवांतर कितना हुआ 1.8 वोल्ट। बोलो बात समझ में आया क्या? तो ये होता है सेल के ईएमएफ और आपके इसमें रिलेशन, विभवांतर में रिलेशन। अच्छा चाहे तो हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, चलो हम एक बताते हैं तुम लोग को और फॉर्मूला। यहाँ पर मान लो ये कोई बाहरी प्रतिरोध है R, इस बाहरी प्रतिरोध को हम लोड प्रतिरोध नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? लोड प्रतिरोध। ये हमारा एक सेल है, इसका ईएमएफ है मान लो कितना E, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है R। तो यहां से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं और वह है I बराबर E बाई R प्लस R। बोलो अब तो अच्छा फॉर्मूला हो गया, यहां से डायरेक्ट आप करंट निकाल लीजिएगा और दूसरा फिर V बराबर क्या करके E माइनस IR से क्या निकाल लीजिएगा विभवांतर। दोनों फॉर्मूला हो जाएगा ना? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? आ जाओ। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। देखो, जिस गुण के कारण चालक अपने से गुजरने वाली, जिस गुण के कारण चालक अपने से गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध करेगा उस गुण को क्या कहेंगे? प्रतिरोध। जैसे देखो भाई, हर इंसान में एक गुण होता है और वह होता है अहंकार। किसी में ज्यादा होता है और किसी में कम होता है। तो होता सब में है मोरलेस, लेकिन होता है सब में होता है। अब जिसमें अहंकार ज्यादा हो गया उसके बढ़ने का गुण माने कि उसका विकास जो होता है या विकास की जो गति होती है वो कम हो जाती है। जिसमें अहंकार का गुण कम है उसमें ज्यादा विकास है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें अहंकार है ही नहीं, यह आइडियल चीज हो गया। सब में कुछ ना कुछ अहंकार होगा। उसी प्रकार से हर एक चालक का अपना एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या प्रॉपर्टी? रेजिस्टेंस। और कहता है कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। अब यह विरोध क्यों होता है इस बात को समझना। तो जिस गुण के कारण चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध होगा उस गुण को प्रतिरोध कहा जाएगा। प्रतिरोध का कारण गतिशील इलेक्ट्रॉन का अन्य परमाणुओं से टक्कर होता है। करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति से। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो अन्य परमाणुओं से टकराएगा ना। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्रतिरोध का कारण क्या है, तो याद रखोगे इलेक्ट्रॉनों का किससे टक्कर? अन्य परमाणुओं से। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का अन्य परमाणुओं से टक्कर के कारण उसमें प्रतिरोध का गुण होता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रतिरोध का कारण होता है इलेक्ट्रॉन का अन्य परमाणुओं से टक्कर। अगर प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो फिर ओम, ओम से। प्रतिरोध का मात्रक ओम। चालक के प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मतलब पहले हमने देखा प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध वह गुण है किसी चालक का जिसके कारण उससे गुजरने वाली विद्युत धारा का विरोध होगा, नंबर 1। दूसरा, प्रतिरोध का कारण क्या होता है? तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का अन्य परमाणुओं से टक्कर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, चालक के प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है तापमान। याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। खासकर ये धातुई चालक के लिए होता है, लेकिन चलो चालक के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब तापमान जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। बोला काहे भैया? देखो, जब तापमान ज्यादा होगा तो परमाणुओं का कंपन ज्यादा होगा, गतिशील इलेक्ट्रॉनों का टक्कर भी ज्यादा होगा। टक्कर ज्यादा मतलब प्रतिरोध ज्यादा। तो तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर से सुनना, जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा परमाणुओं का कंपन, और जितना ज्यादा कंपन उतना ज्यादा टक्कर, और जितना ज्यादा टक्कर उतना ज्यादा प्रतिरोध। इसीलिए कहते हैं तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और यहां पर एक अब चौथा फॉर्मूला आएगा या पांचवा जो भी है, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा।
R1 हो गया प्रारंभिक ताप पर प्रतिरोध, R2 हो गया अंतिम ताप पर प्रतिरोध, थीटा हो गया ताप प्रतिरोध गुणांक, थीटा हो गया तापमान प्रतिरोध गुणांक, तापमान प्रतिरोध गुणांक। अब देखो, अगर आपको किसी तापमान पर प्रतिरोध मालूम है, ध्यान से सुनना, जैसे एग्जांपल बताते हैं, अगर मान लो तुमको 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मालूम है और 30 डिग्री सेल्सियस पर तुमको प्रतिरोध निकालना है, और अगर तुमको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करोगे। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध सपोज कर लो 100 ओम है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना होगा, अल्फा की वैल्यू मान लो कि 5 है, एग्जांपल लेते हैं। तो हमको 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 है, तो इस प्रतिरोध को हम R1 मानेंगे। 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध निकालना है, इसको हम R2 मान लिए। तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, 20 से 30, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 10, और अल्फा की वैल्यू दी हुई है 5, वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बाबू, 100 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा 100 और 5 गुना 10 50, एक कितना हो गया 5100, इतना ज्यादा हो गया। वन प्लस अल्फा थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 50 प्लस 1 51, और कितना हो जाएगा 5100, ये हो गया प्रतिरोध। बोलो बात समझ में आया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का वैल्यू क्या करता है, बढ़ता है, क्या अल्फा का नाम तुमको नहीं दिखाई दिया अभी तक? थीटा हो गया तापमान में परिवर्तन, और अल्फा हो गया ताप प्रतिरोध गुणांक। क्या हो गया, ताप प्रतिरोध गुणांक। अब देखो कहता है, तो बात क्लियर हो गया, नाम सबका क्लियर। अब देखो, क्योंकि तापमान बढ़ने से धातुई चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसीलिए इन्हें धनात्मक ताप गुणांक या पीटीसी वाले पदार्थ कहते हैं। धातु को क्या कहते हैं, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जिन वस्तुओं का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा उसको धनात्मक प्रतिरोध गुणांक वाला पदार्थ कहा जाएगा। बोलो यहां तक का बात क्लियर है? आज के बाद अगला क्लास मंडे को है, यानी सोमवार को। आज थर्सडे था ना, बीच में एक फ्राइडे को गैप रख रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है, लेकिन आज पहला क्लास है, अगला क्लास मंडे को होगा।